नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। सत्य हिंदी की पत्रकारिता जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, पत्रकारिता के लिए उतना ही बड़ा आपका योगदान होगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं चुनाव में हो रही गड़बड़ियों के आरोप और कांग्रेस पार्टी की नाराजगी को लेकर। महाराष्ट्र के चुनाव और उसके पहले हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है और एक तरीके से भौचक्की भी है। आपको याद होगा कि हरियाणा में जब चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जब सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है, तब अचानक 10 बजे सुबह काउंटिंग के दिन पूरा का पूरा पासा पलटकर भारतीय जनता पार्टी की जीत के आसार स्पष्ट हो गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीती। कांग्रेस पार्टी के को समझ में नहीं आया, हुआ तो हुआ क्या। देर शाम कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा का जो नतीजा है वो मंजूर नहीं। उसके बाद उन्होंने पूरी ताकत महाराष्ट्र के अंदर लगाई और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब नतीजे आए हैं, 288 में से 234 सीटें महायुति को मिली हैं और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी थी उसको 50 से भी कम सीटें मिली हैं। तो एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बारे में चिंता जाहिर की है और यह फैसला किया है कि दरअसल चुनाव में कुछ गड़बड़ियों को लेकर देश भर में अभियान छेड़ने की जरूरत है। उन्होंने सीधे ईवीएम पर किसी तरीके का आरोप नहीं लगाया, लेकिन चुनाव में जो गड़बड़ियां, जो धांधलियों के जो आरोप है उसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और इस मसले पर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन मंगलवार को देर शाम चुनाव आयोग से मिला, 1.5 घंटे तक उनसे बातचीत की। इस बातचीत में क्या हुआ, क्या कांग्रेस की जो शिकायतें थी उनका कोई समाधान निकला, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की जवाब से संतुष्ट है और क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव गड़बड़ियों की बात कर रही है, धांधलियों की तरफ इशारा कर रही है, जानेंगे हम इस वक्त गुरदीप सप्पल साहब से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्पेशल इनवाइटी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बहुत ही एडवाइजर की भूमिका में है। गुरदीप सप्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चुनाव आयोग के पास गए थे, क्या कारण है कि आपने चुनाव आयोग के सामने पिटीशन करने की कोशिश की? आपका डेलीगेशन उनके पास गया, क्यों, किस लिए? आशुतोष जी, जो महाराष्ट्र के रिजल्ट आए और उसके पहले हरियाणा के भी जो नतीजे आए थे, वो जनता भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि आपको मालूम है, आज सुबह एक गांव के अंदर कोशिश की गई कि एक मॉक पोल करने की, ताकि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो अगाड़ी का कैंडिडेट था एनसीपी का, उसको ज्यादा वोट गए होने चाहिए, वो वोट रिजल्ट में नहीं दिख रहे हैं। और ये कमोबेश गांव दर गांव ये लोगों के अंदर एक भावना सी हो गई है कि इतना बुरा हाल महाविकास अघाड़ी का हो नहीं सकता था, कांग्रेस पार्टी का हो नहीं सकता था। चाहे लाडली योजना चली हो वहां पे, चाहे कोई भी वजह हो। और ये भावना ना केवल लोगों में है, ना केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं में है, बल्कि पत्रकारों में और इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी ये नहीं मानने को तैयार है कि जो रिजल्ट आया है वो जमीन पर वैसा ही था। इसके कुछ कारण हैं जो हमको ये लग रहा है, और उन कारणों को लेकर आज हम चुनाव आयोग से बात करने गए थे कि हम भी उन कारणों की जांच करना चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाएगी, लोकतंत्र के अंदर अगर चुनावी प्रक्रिया पे लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, तो ये देश बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। इसमें वो तनाव जो पैदा होता है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, वो तनाव। इसलिए आज हम इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कुछ बातें लेकर गए थे। वो बातें मैं आपको अभी आगे और बताना चाहूंगा, लेकिन मुख्य वजह यही थी कि देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो जनता की जो भावना है वोट के दौरान उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। आपको क्या वाकई में इस बात का यकीन है कि चुनाव में धांधली हो रही है, चुनाव में गड़बड़ी है? आशुतोष जी, हम लोगों को जो चुनाव रिजल्ट आया है वो उसकी कतई उम्मीद नहीं थी, और हम लोग खुद भी हर लेवल पे ये जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या इसके राजनीतिक कारण थे, क्या इसके सांगठनिक कारण थे, या क्या
कोई अनियमितताएं हुई हैं चुनाव की प्रक्रिया के अंदर, उसके कारण हुआ है। और आज जो इलेक्शन कमीशन को हम मिलने गए वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने सीडब्ल्यूसी में बोला था कि चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर सवाल एक बात है, लेकिन अपने ऊपर भी सवाल उठाना ये जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त में हम हर तरह का जो कमियां हैं उसको पहचान कर उसको एड्रेस कर सके। ये जो कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में अपना रेजोल्यूशन पास किया है कि हम ईवीएम को उस तरीके निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन यह कहा गया कि चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं और इसके खिलाफ देश भर में हम अभियान चलाएंगे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और इन गड़बड़ियों की वजह से ही बीजेपी की जीत हो रही है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की हार हो रही है। ऐसा आपका सोचना है? हमने ईवीएम के ऊपर बात इसलिए नहीं की क्योंकि ईवीएम तक इन गड़बड़ियों को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। जो हम लोगों को लगता है और जिसकी वजह है लगने की, वो ऐसा नहीं है कि निराधार हम लोगों को लग रहा है। उसके अंदर वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन भी एक वजह है। उसके अंदर जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो भी एक वजह है। उसमें जिस तरह से पूरे मीडिया को कंट्रोल किया गया वो भी एक वजह है। और उसमें ईवीएम भी एक वजह है। तो हम केवल ईवीएम को टारगेट करके और बाकी गड़बड़ियों से, जिसके रास्ते से पूरा इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, जो हमको लग रहा है, उस बात को नहीं करना चाहते हैं। और हमने वर्किंग कमेटी में इस पे डिटेल में बात हुई है और हमारा ये मानना है कि हम सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, उन सभी से बात करके इस दिशा में आगे तैयारी करेंगे और देश में पूरे इसमें आवाज उठाएंगे, ताकि जो लोकतंत्र है वो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर ही टिका है। अगर चुनाव प्रक्रिया पे क्वेश्चन मार्क है तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा। इसलिए केवल ईवीएम पे हमने सवाल नहीं उठाया, हमने पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया। ईवीएम उसका एक हिस्सा है। अगर 99% वाली ईवीएम अगर दिख रही हैं तो वो सवाल जायज है, भले ही टेक्निकल रूप से ईवीएम के ऊपर 99% के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक विस्तृत लिखित जवाब दिया है, लेकिन वो जवाब हमारे संदेह को का जवाब नहीं देता है। सपल साहब, क्या वो डिटेल आप दे पाएंगे जिसके आधार पे आपको शक होता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही? अगर सिलसिलेवार अगर आप डिटेल आशुतोष जी, ज्यादा बेहतर हाँ, रहेगा। पहली चीज जो इस चुनाव में हमको देखने में आई कि बड़े पैमाने पर महाविकास अघाड़ी के समर्थक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लोकसभा 24 में जनता ने महाविकास अघाड़ी को भरपूर समर्थन दिया और हम ज्यादा सीटें जीतकर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच के 5 महीने में बड़े पैमाने पर हमारे समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। एक सवाल वो था। दूसरा मुख्य सवाल था कि लगभग 47 लाख नए वोटर जोड़े गए। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ऐसा नहीं। पहला सवाल, हमको ये क्यों लगा? हमको ये तब लगा जब हमको ये मालूम पड़ा, और ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले मालूम पड़ गया था कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोटरों का डिलीशन कर रही है। जो वोटर समर्थक हैं उनके लोगों के पास एक पूरा सुनियोजित तरीके से सिस्टम बनाया गया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको जो बताया गया था कि 10,000 वोटर को या तो डिलीट कर दो या उनका बूथ शिफ्ट कर दो जब वो वोट देने जाएं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट दिया लोगों ने, अब 5 महीने के अंदर लोग ये उम्मीद नहीं करते कि उनको बूथ चेंज हो जाएगा। और गांव में अगर बूथ चेंज होता है तो लोग फिर नहीं जाते हैं क्योंकि दूर पड़ते हैं। तो 10,000 वोटरों का जो महाविकास अघाड़ी के समर्थक थे उनका नाम या तो हटाया गया या वोटर लिस्ट उसका बूथ चेंज कर दिया गया। इससे हमको नुकसान हुआ, ये हमारा मानना था। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने 19 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और कहा कि ऐसा हो रहा है, इसकी जांच कीजिए। ये एक वजह थी। और दूसरी वजह जो हमारा कहना था कि 47 लाख नए वोटर जुड़े, वो भी हमने चिट्ठी पहले लिखी थी क्योंकि एक तुलजापुर कॉन्स्टिट्युएंसी है आशुतोष जी महाराष्ट्र में, उसमें ये पहली बार दिखा था कि फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। और फर्जी वोटर का जब ये शिकायत हुई तो जो इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो एक तहसीलदार होता है, उसने अपने इलाके में चेक किया तो 1,000 उन 2 हफ्ते में नए वोटर बने थे। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रक्रिया है कि नए वोटर बनाने के लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। जब वो जाता है इलेक्टोरल ऑफिसर के पास तो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है, हर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है। तो जब उस तहसीलदार ने वेरिफिकेशन किया तो उसने पाया कि 1,000 के 1,000 वोटर फर्जी थे। उनके फॉर्म के साथ जो आधार कार्ड लगे थे वो आधार कार्ड फर्जी थे।
उसमें नाम था लेकिन पता चेंज कर दिया गया था। तो उस इलेक्शन ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन की ओर से एक एफआईआर दर्ज की थी कि एफआईआर में ये था कि 1000 वोटर फर्जी पाए गए हैं जो नए नाम है, और इस उसके आधार कार्ड भी फर्जी हैं, और इससे चुनाव की प्रक्रिया पे असर पड़ेगा। बाद में हमने देखा कि ये 1000 की बात नहीं, 47 लाख वोटर बढ़ गए। अब अगर आपके वोटर 10,000 हटा दिए जाएं और बीजेपी के हम मान के चल रहे हैं कि वजह से करीब 47 लाख वोटर जुड़ जाएं, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पे इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, ये हमारा मानना था। सवाल ये है, दो चीजें अलग अलग हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन को क्या करना है और इसमें आज उनका जवाब क्या था। तो इलेक्शन कमीशन ने हमको दो जवाब दिए। एक ये बोला कि हम कह रहे थे 30,000 वोटर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हटा है या शिफ्ट हुआ होगा, तो शिफ्ट होने पर उनका कोई फिगर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि लगभग 3.25 लाख वोटर का नाम डिलीट हुआ। इलेक्शन कमीशन ने माना है, और जी। शिफ्ट होने पे वो चुप रहे, बोला कि हम जांच करके बताएंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि 47 लाख नहीं, 39 लाख वोटर जुड़ा, जिसमें हमने उनको बताया कि 47 लाख की फिगर महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे से ऑफिशियली ली गई है। उसका उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि वो फिगर बाद में चेंज हुई थी, ठीक है, पर 39 लाख भी बहुत बड़ा फिगर है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग में तो हमको ये बोला, लेकिन हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कुछ एक डिमांड की। हमने कहा देखिए, चुनाव की प्रक्रिया संदिग्ध नहीं रहनी चाहिए। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करें। इसके लिए हमको कुछ डेटा उपलब्ध कराइए। वो डेटा क्या है? वो डेटा आमतौर पर इलेक्शन कमीशन देता भी है, पर हमने उसको ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से मांगा। हमने पूछा कि जहां पे हमारे वोटर डिलीट हुए, वहां पे एक फॉर्म 7 भरना होता है, और कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म भर के कह सकता है कि फलाना व्यक्ति अब यहाँ नहीं रहता है, या डेथ हो गई या चला गया, उसका नाम हटा दीजिए। ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की है। जब वो फॉर्म जमा होता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को नोटिस जाता है जिसका नाम हटाने का होता है, और उसके नोटिस के बाद फिर वो इलेक्शन ऑफिसर घर जाके वेरीफाई करता है। ये प्रक्रिया है, और इसका पूरा पेपर ट्रेल रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति फॉर्म भर रहा है 7, एक व्यक्ति नोटिस दे रहा है, एक व्यक्ति जाके जांच कर रहा है, और ये पूरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेड है। इसमें कोई भी मौखिक तौर पे नहीं हो रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि डेटा आपके पास है, पहली चीज आप हमको ये दीजिए कि कितने लोगों ने ये जो क्या नाम कहते हैं, फॉर्म 7 भरा है, उसकी जानकारी दीजिए कि इस बीच में कितने लोगों का आपने डिलीट किया, बूथ वाइज हमको डेटा दे दीजिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमने कहा कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए और देखिए, जैसा कि तुलजापुर में तहसीलदार ने किया था, कि जो नए जो पुराने वोटर डिलीट किए गए हैं, उसकी जगह अगर कोई वोटर आया है तो उसका आधार कार्ड फर्जी है या नहीं है। ये दूसरी बात हम लोगों ने बात की। तीसरी बात जो हमको ये मालूम पड़ा था इलेक्शन के दौरान, कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 ही लोग थे जो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज कर रहे थे। यानी अगर आप 10,000 वोटर को शिफ्ट कर रहे हैं या हटा रहे हैं, तो 10,000 फॉर्म भी जमा होने हैं। अब 10,000 फॉर्म अगर 2-3 लोग या 4 लोग जमा कर रहे हैं या 10 लोग जमा कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया का बिल्कुल घोर अ, उल्लंघन है। तो हमने उनसे ये मांगा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आप फॉर्म 7 कितने जमा हुए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। तीसरा सवाल कि कितने लोगों का डिलीशन हुआ। चौथा सवाल, कितने लोगों का बूथ शिफ्ट हुआ। पांचवा सवाल, कितने लोगों ने 250 से ज्यादा फॉर्म जमा किए, क्योंकि ये डेटा उनके पास है। अगर किसी ने 1-2 फॉर्म जमा किए तो हमको आपत्ति नहीं है, 10 फॉर्म जमा किए हमको आपत्ति नहीं है, वो होता है। लेकिन अगर कोई 250 से ज्यादा फॉर्म जमा कर रहा है तो वो गलत है। और किन कंप्यूटर और मोबाइल नंबर से 250 से ज्यादा फॉर्म जमा हुए, उनका आईपी एड्रेस आपके पास है। ये डेटा आप हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी ये जांच कर सके कि ये जो डिलीशन हुआ है, ये नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हुआ है या एक षड्यंत्र के तहत हुआ। तो ये डेटा हमने इलेक्शन कमीशन से मांगा। दूसरी तरफ जो नए वोटर जुड़े, उसमें भी यही डेटा मांगा है, लेकिन उसमें एक चीज और मांगी है कि इलेक्शन कमीशन जांच करे, और ये जांच बहुत आसान है इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि आधार कार्ड जो जमा होता है उसके ऊपर एड्रेस होता है।
हम्म, और आधार जो सिस्टम है उसका एक नेशनल एड्रेस डेटाबेस भी है, भारत सरकार के पास है। तो इलेक्शन कमीशन जांच कर ले कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है और आधार के डेटाबेस में जो एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो वो फर्जी आधार है, और वो फर्जी आधार की जांच करके हम लोगों से डेटा शेयर करे, ताकि हम उस पे अपनी भी पूरी स्टडी कर सके और निश्चिंत हो सके कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई। नहीं हुई है तो फिर संगठन पे ध्यान देंगे, हुई है तो उसके लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहराएं। ये वोटर एडिशन और डिलीशन के बारे में हमारी मांग थी। एक और मांग थी हमारी, एक होता है फॉर्म 17C जिसकी इलेक्शन कमीशन बार बार बात करता है। वो पोलिंग एजेंट को मिलता है, उसमें कितने लोगों ने वोट दिया, महिला कितने पुरुष, वो उसमें रिकॉर्ड होता है, वो सबके पास हमारे पास होता है। एक होता है फॉर्म 20 जो इलेक्शन की काउंटिंग के बाद आता है। अब फॉर्म 20 और फॉर्म 17C का मिलान करने के लिए दोनों डेटा चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरे देश में फॉर्म 20 का बूथ वाइज डेटा इश्यू करता है कि किस बूथ पे किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये काउंटिंग के बाद होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये फॉर्म 20 लोकसभा चुनाव के लिए इशू ही नहीं हुआ। ये अकेला स्टेट है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे स्टेट वाइज, अगर आप बिहार का खोलेंगे तो बूथ वाइज डेटा मिलेगा, अगर आप दिल्ली का खोलेंगे बूथ वाइज डेटा मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में फॉर्म 20 बूथ वाइज है ही नहीं। जब वो डेटा नहीं है तो हम मिलान नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन कमिश्नर का भी ये कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी जानकारी में नहीं है। वो खुद शौक व्यक्त किए कि ऐसा, और उन्होंने अपने अफसर्स को बोला भाई इस पे जांच करके आप बताइए कि महाराष्ट्र का डेटा है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और हमारा ये कहना है कि इस तरह के डेटा आप उपलब्ध कराइए। इलेक्शन कमीशन जो हमने पहला भी डेटा मांगा, कितने फॉर्म 6 जमा हुए, कितने फॉर्म 7 जमा हुए, कितनों का वेरिफिकेशन हुआ, ये डेटा इलेक्शन कमीशन पहले भी जारी करता रहा है। इस बार हम बूथ वाइज उसको मांग रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। वो आ जाएगा तो हम लोग सब मिलकर, अपनी पार्टीज मिलकर इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सपल साहब, आपने दो बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक तो गंभीर आरोप ये लगाया कि कुछ आपके जो समर्थक लोग थे उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। दूसरा, 49 लाख के आसपास नए वोटर जोड़ दिए गए। ये आपका आरोप। हमारा 47 लाख मानना है, उन्होंने 39 लाख बोला। 39 लाख। अमूमन हमारा चुनाव के 47 लाख का है। अमूमन चुनाव के दौरान ये देखा जाता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अपने लोगों के नाम जुड़वाती है, दूसरों के नाम हटवाती है। ये कोई नई बात मुझे नहीं नजर आती। ये हर चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप लगते हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया? पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरा, क्या इसमें चुनाव आयोग की कोई मिलीभगत की ओर आप इशारा कर रहे हैं? तीसरा, क्या ये इनएफिशिएंसी है या इसके पीछे कोई डिजाइन है जिसमें चुनाव आयोग हिस्सेदार है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी विरोधियों के ढूंढ के वोट कटवाने की कोशिश करती है और नए वोट ऐड करती है। समस्या तब आती है जब एक पूरे डिजाइन के तहत थोक में इस काम को किया जाता है, कि थोक में वोटर जोड़ना और थोक में वोटर हटाना, ये इलेक्शन कमीशन की भी मंशा नहीं है। उसके नियमों की, उसकी गाइडेंस की मंशा ये नहीं है कि मैं अगर अपने मोहल्ले में हूं तो मैं अपने मोहल्ले से, अपनी कॉलोनी से 500 नाम आइडेंटिफाई करूं और उनके फॉर्म भर के जमा कर दूं। ये तो मंशा नहीं है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से यही पूछा है कि 250 से ज्यादा अगर किसी एक व्यक्ति ने फॉर्म जमा किए हैं, वो तो आपके रिकॉर्ड में है, वो हमसे शेयर कीजिए। अगर किसी ने 5, 7, 10, 20 फॉर्म किए हैं, वो उसको हम प्रक्रिया का हिस्सा मानेंगे। लेकिन अगर कोई इकट्ठे जमा कर रहा है तो वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 250 फॉर्म जमा करना या 500 फॉर्म जमा करना या 1000 फॉर्म जमा करना, वो चुन चुनकर लोगों को, वोटरों को हटाने की प्रयास होता है। क्योंकि इतने वोटर पिछले 5 लोकसभा चुनाव तो मई में हुआ, मई जून में, तो मई से लेकर विधानसभा तक 5 महीने के अंदर किसी भी इलाके में कई कई हजार लोग, ना तो उनकी डेथ हुई है ना वो अपने घर छोड़कर गए। दो चार जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सांगठनिक काम भी था, ये महाविकास अघाड़ी की, और मैं उस बात को स्पष्ट बोलता हूं कि ये सांगठनिक कमजोरी भी है कि जो काम हमको वोटर आइडेंटिफिकेशन का करना चाहिए उसमें भी कमी रही। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारी तरफ से अगर कोई कमजोरी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई गैर कानूनी काम करने की दूसरे को अनुमति मिल गई है। तो ये एज अ डिजाइन का हिस्सा भी रहा। और दूसरी बात, अगर जैसे इलेक्शन, हमारा मानना था कि लगभग 10,000 लोगों का आइडेंटिफिकेशन बीजेपी ने किया है, यानी पूरे
उसमें करीब 28-30 लाख आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें कुछ डिलीट कर दिए, कुछ शिफ्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने माना 4.25 लाख डिलीट हुए, शिफ्टिंग के बारे में नहीं मानते। हम मान लेते हैं, चलिए 28 नहीं होंगे तो 10 होंगे, 12 लाख होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे। क्या इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन 10-12 लाख जगहों पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन किया? ये हमारा सवाल है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, उसका रिकॉर्ड है, हमसे शेयर कीजिए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया और उसके बगैर डिलीशन हुआ है, तो ये क्राइम है। मैं आपको एक किस्सा सुना सकता हूं। मेरी अपनी कॉलोनी, मैं गाजियाबाद के जिस इलाके में रहता हूं, वहां पे एक, जिस कॉलोनी में था, वहां करीब 2000 वोटर थे, आशुतोष जी। तो 2017 में उसमें हमारे यहाँ लोकल काउंसलर था एक समाजवादी पार्टी का, उसने सारे बीजेपी के समर्थक के नाम हटा दिए और चुनाव के एन पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। उसने फिर सारे एंटी बीजेपी, तो 2000 में से फाइनल लिस्ट में 187 वोटर बचे, बाकी सब वोटर हट गए। अब क्या, उस समय भी हमने ये सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन को कि क्या जिन लोगों के 90% आपने वोट काट दिए, उनके घर में तो कोई इलेक्शन ऑफिसर आए नहीं, कोई बीएलए, कोई बीएलओ आए नहीं, तो बिना वेरिफिकेशन के वोट कैसे कट सकता है? ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हमको शक है कि जो वोट कटे वो बिना वेरिफिकेशन के कटे। मुकुल वासनिक जी ने आज इलेक्शन कमीशन को बताया कि बुल्ढाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में चिखली विधानसभा है, बुल्ढाना जिले में चिखली विधानसभा में उनको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उनका एरिया है, उनको मालूम पड़ा कि 4000 एक कम्युनिटी के वोट काट दिए गए, फॉर्म जमा हुए। तो वो एक्टिव थे संगठित रूप से, तो उन्होंने फट इंटरवीन किया, फट वहां पे बात किया, वो 4000 वोट फिर फाइनली नहीं कटे। पर सवाल ये कि वो 4000 काटने की कोशिश तो की गई। अब ये अलर्टनेस हर जगह हर कैंडिडेट में नहीं होती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन है ना, अगर कैंडिडेट को ही पूरा सिस्टम चलाना है तो इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया हमने? फिर तो हम कैंडिडेट्स को कहेंगे आपस में नियम तय करो और कर लीजिए। बट सफल साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है कि राजनीतिक पार्टियां तो करती हैं सर, आपने खुद कहा कि आपकी कॉलोनी में इस तरीके से हुआ। क्या इस पूरी गड़बड़ी के पीछे इलेक्शन कमीशन की कोई मिली भगत है क्या? ये सवाल, असल सवाल हमारा, मैं मिली भगत शब्द पे अभी रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि वो लाखों वोट जो डिलीट हुए, 4.25 लाख इलेक्शन कमीशन ने आज हमको डेटा दिया, और लाखों वोट जो शिफ्ट हुए, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो कि नियम है उसके हिसाब से वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? अगर इलेक्शन कमीशन ये डेटा देता है कि वेरिफिकेशन हुआ, तो उनकी मिली भगत नहीं है, तो प्रक्रिया का मिसयूज किया बीजेपी ने। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो फिर इलेक्शन कमीशन को अपने उन अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए। तभी तो इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है उसको पूरा देश मानेगा कि जिन अफसरों की ड्यूटी थी वोटर के घर पे जाके जांच करने की, अगर वो नहीं गए, और ये डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके सर्वर्स में मेंटेन रहता है, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को अपील की है कि आप इस डेटा की जांच करके इसको पब्लिक डोमेन में डालिए। और पब्लिक डोमेन में डालने से एक और चीज होती है, देखिए मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र के किसी इलाके से हैं और आपका वोट डिलीट हो गया और इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दिया, तो आप बता पाओगे ना कि मेरे घर में वेरिफिकेशन के लिए कोई आया कि नहीं आया। तब हम ये बात को एड्रेस करेंगे, मिली भगत थी या षड्यंत्र था या चालाकी थी या बीजेपी की सांगठनिक सुपीरियरिटी थी, ये तब की बात आएगी। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को ये डेटा पब्लिक करने को कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की या महायुति की है, वो सिर्फ चुनाव धांधलियों की वजह से हुई है, या वाकई में जनता का रुख बदल गया? भाई लोकसभा में उन्होंने आपको वोट दिया, विधानसभा में उन्होंने इनको वोट दे दिया, छोटी सी बात है। जनता का रुख आशुतोष जी बहुत बार बदलता है। अभी लोकसभा चुनाव के अंदर आप देखो, 2024 की बात कर रहा हूं, हिमाचल में चुनाव हुए, हिमाचल में कुछ विधानसभाओं पे उपचुनाव हुए, 6 पे हुए थे, और लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीती और उसी दिन जो विधानसभा पे चुनाव हुए वो कांग्रेस जीती। तो ये तो ऐसा नहीं है कि अनहोनी चीज है, लेकिन वहां की पब्लिक से जब हम बात कर रहे थे तो हमें दिख रहा था कि पब्लिक केंद्र में बीजेपी के लिए दे रही है और स्टेट में कांग्रेस को दे रही थी उन उपचुनाव पे, वो स्पष्ट पब्लिक में दिख रहा था। ऐसा कुछ यहां नहीं दिखा हमको।
किसी जनता को या लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं दिखा कि जनता का मूड बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो गया। हाँ, जो लाड़की बहना योजना थी उसका असर दिख रहा था जमीन पे। वो असर 2 से 3% था, पर 2 से 3% से 14% या 15% का फर्क नहीं आता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब जब अब जैसे इससे पहले कई स्टेट्स में लोकसभा विधानसभा साथ होते थे। कर्नाटका में 1980 में 89 में हेगड़े जीते विधानसभा और कांग्रेस जीती 28 की 28 लोकसभा। पर वो पब्लिक के अंदर बातचीत को पता लग जाती है। सेम चीज उड़ीसा में भी हो चुका है और हिमाचल का मैंने अभी बताया आपको इसी 5 महीने पहले। तो हिमाचल में तो हमने कोई सवाल नहीं उठाया था ना। हिमाचल में क्या कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि ये क्यों हो गया कि लोकसभा बीजेपी जीते विधानसभा हम जीते? क्योंकि वो बीजेपी के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोकल लेवल पे वो दिख रहा था हमको। यहाँ पे वो गुस्सा नहीं दिखा लोगों में कि लोग इतने बड़े पैमाने पे पलट जाए कि जो कभी नहीं हुआ। यानी कांग्रेस पार्टी मतलब आप ये बताइए मुझे एक चीज बताइए आशुतोष जी, जो पार्टी के लोग ने दगा की, मैं एनसीपी की और अजित पवार ग्रुप की और शिंदे ग्रुप की बात कर रहा हूं। नॉर्मल हर चुनाव के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सिटिंग एमएलए के खिलाफ वो 40 से 60% होती है। यानी किसी भी पार्टी के 40 से 60% सिटिंग एमएलए हारते हैं। ये पिछले 20-25 साल का ट्रेंड हमने देखा है, आप डेटा में देख सकते हैं, हमारे भी, बीजेपी के भी, बाकी पार्टीज के भी। ऐसा कौन सी खूबी महाराष्ट्र में हुई कि उनके सारे सिटिंग एमएलए जीत गए एक आध को छोड़ के? ऐसा कौन सा नया चीज हो गई थी कि पूरी जनता मोहित हो गई कि जितने भी सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के और एनसीपी के, अजित पवार के और शिंदे सेना के, सारे एमएलए जीत गए? जो 20-25 साल का रिकॉर्ड है एंटी इनकम्बेंसी का 40 से 60% का, वो महाराष्ट्र पे अप्लाई नहीं हुआ। मतलब ये आप सवाल उठाने की बात है। मतलब कांग्रेस पार्टी कन्विंस्ड है कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से अघाड़ी हम हारी। कन्विंस्ड हैं और हम इसलिए डेटा मांग रहे हैं कि हम इसकी गहराई से जांच पड़ताल कर सके। केवल आरोप लगाना हमारा मकसद नहीं है आशुतोष जी, हमारा मकसद है बात की तह तक पहुंचना। बट आपके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बाकायदा पब्लिक में बयान दिया कि अब हमको ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए और बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाएंगे तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चूंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं इसलिए जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनके वोट गायब हो जाते हैं। ये उनका आधिकारिक तौर पर बयान है और वो उपलब्ध है। यानी आप लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और लग रहा है कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार रहे हैं। आशुतोष जी, हम क्या, आप इन्हीं चुनावों में, महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव में पोस्टल बैलेट का डेटा उठा लीजिए। हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी पोस्टल बैलेट में हम जीते, ईवीएम में वो जीते। तो वही जनता पोस्टल बैलेट में हमें वोट दे देती है, वही जनता हमको वोट नहीं देती है। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल हवा में नहीं आ रहे हैं। ये सवाल जो अनुभव कर रहे हैं हम लोग, वो उससे निकल कर आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने और खड़गे जी ने स्टैंड ये लिया कि हम सबसे बात करेंगे और उसमें अलग अलग फॉर्मूले भी देने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाती है। आपके पार्टी के अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं लेकिन ईवीएम पे मुद्दा नहीं बनाते। ऐसा नहीं है। खड़गे जी के साथ ईवीएम के सवाल पे पूरी पार्टी वर्किंग कमेटी में एक थी। प्रियंका जी ने तो बोला भी बैलेट के अलावा कहीं और रास्ता नहीं बचा। हालांकि उन्होंने ये भी बोला, अपना अनुभव बताया 90s का कि किस तरह बूथ कैप्चरिंग होती है। पर उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बैलेट की अब जरूरत है क्योंकि अब इस पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन खड़गे जी का ये कहना था और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि केवल और केवल ईवीएम के सवाल को अगर हम उठाएंगे और ये वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन और बाकी 99% जो बैटरीज हैं, ये सवाल को अगर आप छोड़ दोगे तो केवल आप एक सवाल पे अटके रहोगे ना। तो इस समग्र रूप से उठाने की बात है। खड़गे जी के ही बयान को और बढ़ाकर और बाकी विपक्षी दलों से बात करने की बात हो रही है। यानी ईवीएम के खिलाफ भी असंतोष है और ईवीएम पर भी आपको संदेह है कांग्रेस पार्टी को? ईवीएम के खिलाफ भी असंतोष है और जो वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हो रहा है उसको लेके भी असंतोष है और जो डेटा को छिपाया जाता है, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में फॉर्म 20 पब्लिक नहीं किया गया, जो बाकी देश में किया गया
फॉर्म 20 लोकसभा का, महाराष्ट्र में नहीं किया गया। हम्म। उस पे सवाल है। ये सब एक ही पजल के अलग अलग हिस्से हैं। इस अगर पजल आप का ये एक कहेंगे कि ये पूरी पजल में एक हिस्सा उठा के एड्रेस करेंगे, वो उचित नहीं है, वो पॉलिटिकल समझदारी नहीं बनती। इस पजल का एक हिस्सा चुनाव आयोग भी है, जिस पर आप लोगों को चुनाव संदेह कि वो अंपायर की भूमिका में ना हो बल्कि प्लेयर की भूमिका में। हमने अभी तक अंपायर के ऊपर सवाल उठाने से हम बचते हैं। उसकी वजह है क्योंकि इस देश के अंदर आज भी हम इलेक्शन कमीशन को ये मौका देते हैं कि आप ये साबित कीजिए गड़बड़ नहीं हुई। हमने आज डेटा क्यों मांगा कि आप जो डेटा है, जो आपके पास रिकॉर्ड है, उसको पब्लिक में रख दीजिए ना। जब आप पब्लिक में रख देंगे तो हम लोग भी जांच कर लेंगे। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी, देश की बड़ी पार्टी है। बट क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है? आर यू मैं कन्विंस्ड अबाउट इट? मैं इसका जवाब एक और तरीके से देता हूं, क्योंकि आप ये हाँ और ना का जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव के अंदर होर्डिंग में किसी दूसरी पार्टी की फोटो दिखाकर उस पे आरोप लगाना मना है। जब हम लगाते हैं तो इलेक्शन कमीशन फौरन होर्डिंग उतरवा देता है कि आप दूसरी पार्टी की फोटो नहीं दिखा सकते और उस पे वो नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते। दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कैरिकेचर बनाए गए जिसमें राहुल गांधी, खड़गे जी, केजरीवाल, शरद पवार, सबके कैरिकेचर थे और सब पे एक नारा था कि भ्रष्ट एक साथ हैं। वो काले रंग के पोस्टर वोटिंग थे, वो पूरी दिल्ली में लगे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने कहा ये होर्डिंग गैर कानूनी, इसको उतरवाइए। उन्होंने माना गैर कानूनी है, वो होर्डिंग उतरे नहीं। हम एक हफ्ते बाद फिर गए, हमने कहा उतरवाइए, उन्होंने कहा हम उतरवा रहे हैं, वो उतरे नहीं। हम 2 हफ्ते बाद फिर गए, हमने कहा उतरवाइए, वो उतरे नहीं। इस बीच में 6 हफ्ते निकल गए। 6 हफ्ते बाद, और ये मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में बोला था, मैंने कहा ये होर्डिंग आज भी लगे हैं। वो बोले कहाँ लगे हैं? मैंने कहा आपके ऑफिस के बाहर लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे हैं, हाई कोर्ट के बाहर लगे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो बस स्टैंड है उसके ऊपर लगा हुआ था। तो हमारा सवाल है कि आप हमारे होर्डिंग उतरवा दिए, ये होर्डिंग 6 हफ्ते तक क्यों लगे रहे? जब ये सवाल होता है, जब हम मोदी और अमित शाह के ऊपर इलेक्शन वायलेशन का, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का सवाल उठाते हैं, तो आज तक कोई कार्रवाई हुई है? क्या ये देश नहीं जानता कि अमित शाह और मोदी दोनों बहुत डिवाइसिव, विभाजक भाषण देते हैं? दोनों ने बहुत ज्यादा झूठे आरोप लगाए हैं, ये तो हम सब जानते हैं। क्या पिछले कुछ साल में उन पे एक भी कार्रवाई हुई है? निष्पक्षता के ऊपर सवाल इन वजहों से भी उठता है, केवल ईवीएम और केवल इलेक्टोरल की वजह से नहीं हो रहा है, जो प्रक्रिया में आप देख रहे हैं। अब यानी आपके कहने का मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष मैं एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताता हूं आशुतोष जी। आप चूंकि यूट्यूब चलाते हैं, आपको याद है इलेक्शन के दौरान केंद्र सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री ने यूट्यूब चैनलों पे शिकंजा कसना शुरू किया और ट्विटर को चिट्ठियां लिखी कि किसको आप कर्ब कीजिए। हमने इलेक्शन कमीशन को जब ये बोला कि चुनाव के दौरान कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई डीजीपी, कोई सेक्रेटरी, कोई कलेक्टर खुद फैसला नहीं ले सकता, तो एक आईएनबी सेक्रेटरी कैसे, सूचना प्रसारण मंत्रालय का सेक्रेटरी कैसे फैसले ले रहा है बिना आपकी जानकारी के? हमने डिमांड की अगर उसको कोई निर्देश देना है यूट्यूब को या ट्विटर को या फेसबुक को, वो पहले इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू दे, जैसे बाकी पूरा प्रशासन करता है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कार्रवाई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें निष्पक्षता पे सवाल उठाती हैं। आप जो तर्क दे रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। लेकिन आप ये बात कह नहीं रहे हैं, उदाहरण आप देके दरअसल कहने का अर्थ आपका यही है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं? हम अभी हम चुनाव आयोग को आज भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि चलिए जो ये वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन है और 99% बैटरी वाला मामला है, हम आज भी ये कह रहे हैं कि आप इस देश की सर्वोच्च संस्था है, आप डेटा दीजिए और एक्सपर्ट्स को उसकी जांच करने दीजिए। अब ये बात कहना कहाँ गलत है? हम यही तो कह रहे हैं कि आप 25 ईवीएम महाराष्ट्र से लीजिए, 25 आप हरियाणा से लीजिए जो यूज हुई, और वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्रक्रिया कीजिए। उस पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुला लीजिए, उनके सामने उस पर वोट डालिए, और शाम को अगर 50 में से एक भी ईवीएम की बैटरी 99% रहती है तो मान लेंगे ये संभव है तकनीकी रूप से।
अब इस बात पे मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई आपत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो हम ईवीएम खोल रहे हैं, ना हम कोई वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए ना। बट सफल साहब, जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तो ईवीएम उधर से इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है, जब आप लोग हार जाते हैं तब आप जो है इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत देने की काम की जाती है। उनकी टिप्पणियों से दुखी होकर आप लोग कहते हैं कि हम लोग चुनाव आयोग, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और जो टिप्पणियां की गई उसको एक्सपंज कराएंगे। यानी आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उसमें सीरियसनेस है, और इसीलिए आप कोर्ट देखो में जाके टिप्पणियों को एक्सपेंज कराने की बात कर रहे हैं। इतना खराब रिश्ता हो गया आप ये लोगों के बीच। नहीं नहीं, देखिए पहली बात, चुनाव आयोग का जो फर्ज है वो पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा करना ना करने का नहीं है। उसका काम है कि जो प्रक्रिया वो चला रहा है उस पे देश की जनता का भरोसा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग को किसी पार्टी पे भरोसा है या नहीं है। उसकी संवैधानिक ड्यूटी ये है कि अगर देश की जनता के मन में सवाल हैं तो वो उसको एड्रेस करने हैं, और आज की तारीख में पूरे देश की जनता के मन में सवाल हैं। ये सवाल कोई लुके छुपे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हारने के बाद ये बात बोलते हैं। मैंने फिर बोला, एडिशन डिलीशन के सवाल पे हमने 19 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को लिखा, तीनों पार्टीज ने, महाविकास अघाड़ी की। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो तो इलेक्शन के पहले था ना। हारने के बाद सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है, और इसको खड़गे जी ने भी बोला कि अगर गड़बड़ी करी जा रही है तो बड़ी चालाकी से होती है कि हमको रिटेल की दुकान दे देते हैं छोटी, और होलसेल की दुकान पे बीजेपी खुद कब्जा कर लेती है। ये उन्होंने वर्किंग कमेटी में लफ्ज इस्तेमाल किए। तो झारखंड पे हम जीत गए, जम्मू कश्मीर जीत गए, इधर से वो जीत गए। ये तो संभव है ना। जिसको, ये तो देखिए, जिसको गड़बड़ी करनी है उसको तय करना, उसको कहाँ गड़बड़ी करनी है, कहाँ गड़बड़ी नहीं करनी है। हम इस डिबेट में जा नहीं रहे पब्लिकली। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लेकिन कमीशन की लेकिन जिम्मेदारी है अंदर विश्वास अंदर कायम आप करना। कन्विंस्ड है, अंदर अंदर आप कन्विंस्ड है नहीं, कि कन्विंस गड़बड़ी की बात करके नहीं है हराई जा रही, झांकी आशुतोष जी। करके हराया जा नहीं रहा नहीं नहीं, हम कन्विंस की बात नहीं है। हम तो ये बिल्कुल मान रहे हैं कि ये जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जमीन पे नहीं दिख रहा था। है। हम इस बात को मानकर ये डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के तहत हम आरोप लगाकर भाग नहीं रहे हैं। ओके। हम इलेक्शन कमीशन से ही कह रहे हैं कि आप डेटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। क्या क्या पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, और आपको लगता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इसके लिए आप जनता के बीच में जाएंगे और एक मुहिम शुरू करेंगे इसको लेके? आशुतोष जी, ईवीएम के सवाल पे जनता के बीच में जाया जाएगा, बाकी पार्टी से बात की जाएगी, और आंदोलन के रूप में इसको उठाया जाएगा। हमारी जो जिम्मेदारी है वो केवल चुनाव लड़ने तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी ये भी है कि इस देश में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बचा रहे, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विश्वास उठ गया, यकीन मानिए देश में जो तनाव पैदा होगा वो तनाव किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। बट सपल इसलिए साहब, हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी ईवीएम के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप हारते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट हर बार एक तरीके से इस अपील को रिजेक्ट कर देता है, और वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बार बार लोग जा रहे हैं, बहुत सी बार सीरियस लोग जा रहे हैं, और बहुत सी बार हमने पैटर्न देखा है कि बीजेपी नॉन सीरियस लोगों के तहत के मार्फत से पिटीशन लगवाती है। उस पिटीशन में कोई जान नहीं होती और उसको रिजेक्ट करवा देती है, क्योंकि पिटीशन तो नॉन सीरियस व्यक्ति ने लगाई, और सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है फिर उसको सर्टिफिकेट के रूप में पूरे देश में दिखाया जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि ये जो सवाल पूरे ईवीएम पे है, उस ईवीएम पे कोर्ट को जांच करने का काम है, कोर्ट को उस पे अपनी ओपिनियन नहीं देनी है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं होती है कि जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की व्यक्तिगत राय क्या है। उस पे आप सीरियस जांच करवाइए, आपके पास पावर है, और जांच करवा के देश को फैसला दीजिए। अभी हो क्या रहा है, जांच तो हुई नहीं, फैसला हुआ नहीं, लेकिन ओपिनियन सबको पता है, और ओपिनियन ही वर्डिक्ट बन गया। बट सपल तो साहब, बड़ी दिलचस्प ओपिनियन को बात, वर्डिक्ट बनाना वो ठीक नहीं। सपल साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। चुनाव आयोग पे आपको भरोसा है नहीं, ऐसा आपकी बातों से लगता है। सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि टिप्पणी तो आशुतोष सुप्रीम जी, कोर्ट दे देता नहीं है, नहीं, लेकिन देखो वो जांच होता नहीं क्या कराता। है, ये जो सवाल है ना, उसमें शब्दों का चयन आप कर रहे हो। ये वैसा सवाल है कि क्या आपकी बीवी ने आपको मारना बंद कर दिया?
वो ये उस सवाल में मैं नहीं फंसूंगा। हमारा ये कहना है, इस देश में संस्थाएं हैं, हाँ, वो संस्थाएं की जिम्मेदारी है हम्म, ये विश्वास बनाना कि जनता का विश्वास सिस्टम में बना रहे। हम्म, हम ये मानते हैं कि उन संस्थाओं पे बीजेपी का आज काफी हद तक कब्जा हुआ है। हम्म, वो संस्थाएं उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जैसे उनको करना चाहिए। हम्म, अब हम अभी भी उन्हीं संस्थाओं में उन्हीं लोगों से ये बात बार बार कर रहे हैं कि देखिए, हमारा ये संशय है, हम्म, इस संशय को दूर करने का तरीका ये है, हम्म, अगर कुछ गलत नहीं है तो जनता के सामने ये सारी जानकारी रखिए ताकि उसकी जांच हम कर सकें। आप पूरी प्रक्रिया को एक ब्लैक बॉक्स मत बना दीजिए। अगर आप ब्लैक बॉक्स बनाएंगे तो जो ये संशय है जनता के मन में और पॉलिटिकल पार्टीज के मन में, वो संशय पुख्ता होता जाएगा। तो इसलिए ये मैं उस सवाल पे आपके जवाब नहीं दे रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये हम सब जानते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर भी, आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात क्यों करते हैं, आज भी कोई नहीं मिलता जो कहता है यार आप हार रहे थे। उस समय एक 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 नैरेटिव बना दिया कि आपसी लड़ाई से हार गए, उस समय एक नैरेटिव बना दिया, लेकिन अब पब्लिक मिलती है। अब सवाल ये है कि आज जब उस गांव के अंदर उन लोगों ने मॉक पोल की कोशिश की, वो क्यों की मॉक पोल की कोशिश? ये उनका अविश्वास दिखा रहा है ना प्रक्रिया के अंदर। अदरवाइज मॉक पोल क्यों करेंगे? आज तक तो नहीं किया मॉक पोल। 1952 से चुनाव हो रहे हैं, कभी मॉक पोल करके वेरिफिकेशन किया जनता ने? आज वेरिफिकेशन करने की बात आ रही है। ये इतनी बड़ी घटना है और पूरा प्रशासन लग गया कि मॉक पोल ना हो। वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। जैसे मॉक पोल करना, मॉक पोल में और जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करते हैं मीडिया वाले, इसमें क्या फर्क है? आप आज कहा गया जी ये तो चुनाव पोलिंग कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, जनता नहीं कर सकती। तो आपके चैनल्स क्यों करते हैं? वो भी तो जाके करते हैं पोलिंग, लोगों से ओपिनियन पूछते हैं। वही काम जनता आज कर रही थी। तो ये कलाई खुलने का खतरा किसको है और जनता यहां तक क्यों पहुंची, क्यों मॉक पोल कर रही है? ये सवाल तो उठने होंगे ना। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं कि आज जितने भी हमारे सवाल है, आप तो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, क्या कोई चैनल करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए ये जनता के सामने है। जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है इंस्टीट्यूशंस की, वो जनता के सामने है। इंस्टीट्यूशंस क्या है? अब हम ईडी की बात करते हैं, तो भाई पूरे ईडी ने पिछले 10-11 साल से केस पे केस किए, केस पे केस किए। पहले तो 0.02% शायद कन्विक्शन है। तो ऐसी कौन सी दुनिया की महानतम एजेंसी है जो कन्विक्शन ही नहीं करती? दूसरी बात, ऐसा कैसे संभव है कि जो व्यक्ति बीजेपी जाता है वो बरी हो जाता है? तो बीजेपी के पास इसका मतलब अधिकार है ना बरी कराने का आज की तारीख में। उस अधिकार का बरी कराता है या ठंडे बस्ते में जाता है, दोनों केस में आज बीजेपी के पास तो ये क्या अधिकार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के पास हो सकता है संवैधानिक तरीके से कि किसी को भी आप केस धीरे कर दो, किसी को भी तेज कर दो, किसी को भी गुनहगार कर दो, किसी को भी बरी करा दो, किसी की भी कुर्की करा लो, किसी को भी गिरफ्तार कर लो, किसी के ऊपर ये अगर इस पे अगर आप संशय की बात करते हैं, अब सवाल ये है कि इतने महीने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, दोनों की बेल पे कोर्ट्स ने ही जो कमेंट किए वो हम सब जानते हैं कितने, लेकिन वो जेल में गए, वो 24 घंटे में क्यों नहीं किया कोर्ट्स ने? तो क्या सवाल नहीं उठेंगे कोर्ट की कार्रवाई पे वहां पे कि आपने ठीक चुनाव के दौरान एक मुख्यमंत्री जो था उसको अपने जेल में डाल दिया चुनाव में, और कई कई महीने वो जेल में रहे? तो ये क्या कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? संशय हमारा नहीं है, हम उस जनता के साथ मिलकर संशय कर रहे हैं जो आपको भी है। आप मेरे से तो सवाल पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके मन में संशय नहीं है, आपके मन में भी संशय है। इसलिए तो आप तलवार की धार पे चल के पत्रकारिता कर रहे हो। सतपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इतने लंबे समय तक के लिए। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ने से जो कंप्लेन, जो शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने की हैं, उस पर उचित कार्रवाई होगी और एक कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल सिर्फ चुनाव में धांधलियों का नहीं है, ये सवाल है चुनावी प्रक्रिया में और लोकतंत्र की साख का है। अगर चुनावी प्रक्रिया में धांधलियों का संदेह, शक गहराता जाएगा तो फिर पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया
खतरे में पड़ जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस तथ्य से अच्छी तरीके से परिचित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।